रचित आज सुबह जैसे ही सोकर उठता है, बिस्तर से नीचे आता है, उसके बाद जाता है वो नित्य क्रियाक्रम मतलब फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। उसकी पत्नी उसे चाय नाश्ता लेकर आती है, वो चाय नाश्ता करता है। लेकिन रचित अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरा जो है ऑफिस जाने का मन नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि तुम घर पर रहोगे तो इधर उधर की बातें करोगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी ऑफिस चले जाओ। वो अपनी पत्नी सुषमा से कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे सर पर इतना भार बन चुका हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑफिस ही चला जाता हूं। तो रचित अपना तैयार होता है, अपनी कार निकालता है, कार से अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जब वो जाता है तो अपना जो उसका रोज का काम होता है वो धीरे धीरे अपने कामों को निपटाता है कि अचानक दोपहर 12 बजे उसे लगता है कि उसकी तबीयत अब धीरे धीरे और ज्यादा खराब हो रही है। तो वो अपने पत्नी सुषमा को फोन करता है कि मेरी तबीयत अब ज्यादा खराब हो रही है। लेकिन उसकी पत्नी सुषमा कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो वहीं कहीं बगल में कोई दवा की दुकान होगी या कोई छोटा मोटा डॉक्टर हो, वहां पे जाके तुम दिखा लो। लेकिन वो कहता है कि मैं डॉक्टर को तो दिखा लूंगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि मैं जो आज का काम है वो काम नहीं कर पाऊंगा। और जो ऑफिस के मेरे ऊपर अधिकारी हैं, मेरे सीनियर हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि रचित अगर तुम्हारी तबीयत खराब है ज्यादा और तुम आज काम करने में सक्षम नहीं हो तो तुम अपने घर चले जाओ। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, देख लो, दवा ले लो, अगर तुम्हें आराम हो जाए तो कोई बात नहीं है, तब घर मत आना, अपना ऑफिस का काम कर लेना। बाकी जब अभी 2-3 दिन बाद संडे पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, उस दौरान छुट्टी काट लेना। तो वो कहता है ठीक है। फिर पत्नी से बात करते करते वो फोन काट देता है और बगल में ही एक छोटे मोटे डॉक्टर को, एक छोटे मोटे हॉस्पिटल में जाके अपने आप को दिखाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब आपको बुखार है, आप घर चले जाइए, क्योंकि बुखार जिस कंडीशन में है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। तो रचित फिर अपने ऑफिस लौट कर आता है और उसकी पत्नी ने कुछ खाना दिया था, उसे हल्की भूख लग रही होती है। लेकिन रचित सोचता है कि कोई बात नहीं, अब घर चल ही रहा हूं, बैठकर आराम से घर पर खाना खा लूंगा, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी जो पत्नी सुबह मुझे खाना बना के लंच के रूप में देती है, दोपहर का भोजन, वही मैं लगातार 5-6 महीने से खा रहा हूं। आज दोपहर में जब मैं घर पहुंचूंगा तो पत्नी ताजा ताजा खाना बना देगी और मैं आराम से फिर खाना खा के दवा खा लूंगा और आराम कर दूंगा। अपने ऑफिस से दोपहर में ही छुट्टी लेता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो उसकी पत्नी उससे कहती है सुषमा कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैंने सुबह ही तुम्हें लंच दिया था, तुमने लंच ऑफिस में खाया नहीं। तो अपनी पत्नी सुषमा से कहता है कि सुषमा ऐसा है, दरअसल मेरी तबीयत खराब थी और जब मैंने तुम्हें फोन किया था उसके बाद मैं बगल के एक छोटे मोटे हॉस्पिटल में गया, वहां पर इलाज कराया, फिर मुझे भूख लग रही थी तो अब मैं घर चल के ही खाना खाता हूं, यही सोचकर मैं लंच वापस लेकर चला आया हूं। मेरी इच्छा है कि 5-6 महीने से लगातार जो तुम सुबह खाना टिफिन में पैक करके देती हो वही खाना खाता हूं। मेरे लिए तुम थोड़ा गरम गरम सब्जी और रोटी या कुछ दाल चावल कुछ बना दो। अब उसकी पत्नी जब सुनती है तो कहती है कि मैं तुम्हें खाना बना के नहीं दूंगी, जो तुम्हें मैंने लंच में दिया था, टिफिन दी थी, वही निकाल कर खा लो। रचित अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो एक बार उसे गुस्सा आता है। एक तो उसकी तबीयत खराब और 5-6 महीने से लगातार वो लंच में वही टिफिन वाला खाना खा रहा है। तो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सही वास्तविकता में कह रहा हूं कि मुझे कुछ गरम गरम दे दो खाने को बनाकर। उसकी पत्नी उसे मना कर देती है और कुछ देर बाद ही हॉल में जाती है। हॉल में एक सोफा रखा रहता है, उसी सोफे पर लेटकर आराम से वो अपने हाथों में मोबाइल लिए और अपना मोबाइल चलाने लगती है। अब रचित कुछ देर बाद ही दवा खा के अपने बेड पे लेट जाता है और उसके बाद वो जब एक नींद सोकर उठता है तो अपनी पत्नी के पास जाता है, कहता है कि मुझे एक कप चाय बना के दे दो। तो उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा है, अभी थोड़ी शाम होने दो, अभी चाय तुम्हें तुरंत नहीं दूंगी, तुम्हारी तबीयत भी खराब है, 1-2 घंटे बाद चाय बनाऊंगी। अब रचित को गुस्सा आ जाता है। रचित अपनी पत्नी सुषमा से कहता है कि मुझे अभी ही चाय पीनी है। उसकी पत्नी सुषमा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अभी चाय नहीं बना सकती हूं। और दोनों में आपस में धीरे धीरे करके बहस हो जाती है, दोनों में तकरार होने लगती है और तकरार धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है
कि रचित को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने पत्नी सुषमा को 2 थप्पड़ खींच के मार देता है। और जैसे ही वो अपने पत्नी को 2 थप्पड़ खींच के मारता है, दोस्तों फिर इन दोनों के बीच, पति पत्नियों के बीच, जिनकी शादी को अभी महज 1 साल बीता था, कुछ ऐसा हुआ कि पूरी कहानी सुन के आप ये समझ जाएंगे कि ये समाज के 2-4 घरों में से एक घर की ये हाल है। पूरी तरीके से सामाजिक कहानी है दोस्तों। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है सतना, वहां की ये सच्ची कहानी है दोस्तों। कहानी बहुत ही सामाजिक है और बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन की बटन आपको दिख रही है उसको भी आप दबा लेना, क्योंकि जब भी आपको ऐसी पारिवारिक, सामाजिक और नई नई रोचक कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट और जिन लोगों का सपोर्ट हमें कहानियों पर मिलता है उनका नाम हम कहानी के आखिरी में लेते हैं। कुछ लोगों के आज भी नाम है जिनका प्यारा सपोर्ट और कमेंट हमें पिछली कहानी पर मिला था, उनके नाम हम कहानी के आखिरी में लेंगे। तो देरी किए हुए बिना आपका समय गंवाए हुए आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने कहानी को छोड़ा था। तो दोस्तों फिर रचित जब अपनी पत्नी सुषमा को 2-3 थप्पड़ मार देता है तो उसकी पत्नी बहुत तेज तमतमाती है और बिना कुछ सोचे समझे अपनी मां कामिनी को फोन कर देती है। जैसे ही वो कामिनी को फोन करती है काफी तेजी तेजी से रोने लगती है। कामिनी उससे पूछती है कि बिटिया सुषमा तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना तेज तेज, सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक तो है? तो सुषमा कहती है कि हाँ मां सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आज मेरे पति और आपके दामाद रचित ने मुझे बहुत ज्यादा मारा है। जबकि हकीकत ये थी कि रचित ने उसे गुस्से में, आवेश में आकर 2-3 हाथी मारे थे, 2-3 हाथी जड़े थे। अब उसकी मां सुषमा जब ये सुनती है कि बहुत ज्यादा मारा है तो अपनी बिटिया से बार बार पूछने लगती है कि कितना मारा है। तो उसकी बिटिया कहती है कि मां बहुत ज्यादा मारा है। तो मां कामिनी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को फोन कर रही हूं और तुम्हारे भाई को फोन कर रही हूं और तुरंत ही बताती हूं। कामिनी अपने बेटे उदय को फोन कर देती है। उदय को जैसे ही फोन जाता है, उदय अपने ऑफिस में था, उसे पता चलता है कि उसकी बहन को उसके जीजा ने आज बहुत ज्यादा मार दिया है। वो तुरंत ही अपनी बहन सुषमा को फोन मिलाता है और जैसे ही सुषमा को फोन करता है, सुषमा तेजी तेजी से रोने लगती है और बताती है कि उसके जीजा और उसके पति यानी कि रचित ने उसे आज छोटी मोटी बातों पे बहुत ज्यादा मारा है। अब उदय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फोन पर बात करते ही अपनी बहन सुषमा को कहता है कि सुषमा तुम परेशान मत हो, तुम निश्चिंत रहो, हम 10-15 मिनट के अंदर तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं। उदय जहां नौकरी किया करता था जिस ऑफिस में, वहां से उसकी बहन का घर महज 4-5 किलोमीटर दूर था। जैसे ही वो चलने के लिए अपने दीदी, अपने बहन के घर जाना चाहता है, वैसे देखता है कि उसके पिता राजपाल का फोन उसके फोन पर आ रहा है। अब वो अपने पिता राजपाल का फोन उठाता है और पूछता है तो राजपाल, उसके पिता जो थे, वो उससे कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा है, पति पत्नी की झगड़ा है, हमारा फर्ज ये नहीं बनता है कि हम मायके वाले होके हर बात पे, छोटी मोटी बातों पे समझौता कराने जाए, तुम मत जाना। उदय था कि उसका दिमाग पूरी तरीके से गर्म हो चुका था। पिताजी राजपाल को कहता है कि मैं जा रहा हूं और अपनी दीदी को अपने साथ लेकर आऊंगा, अपनी बहन को अपने साथ लेकर आऊंगा और मैं पिताजी आज रचित को छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है कि देखो बेटा ऐसा मत करना, वो तुम्हारे जीजा हैं, तुमसे श्रेष्ठ हैं, हमारे दामाद हैं, हमने अपनी बेटी ब्याही है उनके यहाँ, बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना। वो हाथ जोड़ने लगता है अपने ही बेटे से, लेकिन उदय को तो बिल्कुल खून सवार था। अब जब उसका पिता राजपाल ये जानता है कि उदय गर्म दिमाग का आदमी है, उसे निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, वो चीजों को बहुत बारीकी से सोच नहीं पाता है, तो वो कहता है कि तुम ठीक है रुको, तुम जाओ उनके घर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है बेटा, पर एक शर्त है कि तुम उनके घर तब तक उनके दरवाजे पर नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाता हूं। अब चूंकि दामाद जी ने बेटी को इतना मारा है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अपने ऑफिस के बाहर ही इंतजार करने लगता है अपने पिता का। कुछ देर बाद पिता राजपाल भी आ जाते हैं
अब उदय और राजपाल यानी बाप और बेटे दोनों बेटी के घर जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, जैसे ही रचित की नजर अपने ससुर जी पर और अपने साले पर पड़ती है, रचित बहुत हैरान और परेशान होकर सोचने लगता है कि मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा गुनाह तो मैंने नहीं किया कि पूरा फैमिली आ जाए, पूरा परिवार आ जाए, मायके से सारे लोग आ जाएं और यहाँ पे समझौता कराने के लिए। खैर वो अपने ससुर को ये चीज जानता था कि उसके ससुर एक सामाजिक आदमी हैं, बहुत चीजों को सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। अब जैसे ही उसके ससुर और साले साहब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, पानी लाकर अपने ससुर राजपाल को देता है और अपने साले उदय को भी पानी देता है, लेकिन उदय गुस्से में रहता है और पानी पीने से मना कर देता है और अपने जीजा से कहता है कि मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊंगा, तुम्हारे घर का पानी मेरे लिए हराम है। हालांकि रचित को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रचित समझ रहा था कि मेरी तो कोई गलती है नहीं, गलती तो सारी मेरी पत्नी की है। हालांकि अब हॉल में ससुर जी पानी वगैरह पीते हैं और बैठते हैं, बातचीत शुरू होती है। बिटिया को भी बुलाया जाता है, बिटिया आती है, सुषमा वहां पे बैठती है, रचित बैठते हैं, राजपाल बैठते हैं, पिताजी और भाई उदय, चारों लोग बैठते हैं। अब राजपाल अपनी बिटिया से पूछते हैं कि बिटिया क्या हुआ था। अभी वो बताना शुरू की थी कि पापा मेरी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने सिर्फ मुझसे चाय मांगी थी और मैंने चाय तुरंत देने से मना कर दिया, इसलिए इन्होंने मुझे बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी और मुझे मारा। तब तक रचित कुछ बताने वाला होता है तो ससुर जी कहते हैं कि रचित आप चुप रहिए, मैं एक एक लोग से एक एक चीज पूछूंगा, मौका दोनों लोगों का आएगा, दोनों लोगों से पूरी पूछताछ करूंगा, तभी ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। अब बिटिया सुषमा अपनी सारी बातें अपने पिताजी को और अपने भाई को सारी बातें समझाती है, सारी बातें सुनते हैं। अब रचित की बारी आती है। रचित कहता है कि दरअसल पिताजी ऐसा था कि मैं दोपहर में आया था और मैंने टिफिन में खाना रखा हुआ था, अपना दोपहर का लंच। मैंने कहा कि 4-5 महीने गुजर गए हैं, मुझे घर का गर्म खाना खाए हुए, घर का गर्म खाना बना दो, और ये नहीं मानी। मुझे बुखार था, मुझे गुस्सा आ रही थी, तो इसलिए मैं दवा खा के सो गया और जब मैं उठा तो मैंने चाय मांगी। उसके बाद इन्होंने गुस्सा होते हुए कहा कि मैं नहीं, चाय नहीं बना पाऊंगी। अब पिता राजपाल सारी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, तो वैसे ही रचित ने बताया कि दरअसल जब मैंने इनसे चाय मांगी थी तो उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात किया था और मुझे गाली भी दी थी। राजपाल अपनी बिटिया सुषमा से पूछते हैं कि बिटिया क्या ये सही कह रहे हैं? तो उनकी बिटिया कहती है कि हाँ पापा ये सही कह रहे हैं, मैंने गाली दी थी, लेकिन गाली इन्होंने भी दी थी। तब राजपाल कहते हैं कि बिटिया मुद्दा ये नहीं है गाली किसने दी थी, किसको दी थी, गाली पहले स्टार्ट किसने की थी। तब बिटिया नीचे सर करके कहती है कि पापा गाली मैंने ही पहले शुरू में दी थी। तब राजपाल कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो अपने पिताजी को बढ़ा चढ़ा के सारी चीजें बताती है। अब राजपाल अचानक से उठते हैं और अपना फोन निकालते हैं, कहते हैं ठीक है। अब वो रचित को, अपने दामाद को गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हें तो अब जेल जाना ही होगा, मैं तुम्हारे ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाऊंगा और तुम्हें जेल भिजवा के ही मानूंगा। अब वो फोन अपना निकालते हैं और पुलिस को फोन करने लगते हैं, और जैसे ही वो पुलिस का नंबर डायल करना शुरू करते हैं, वैसे रचित की पत्नी और राजपाल की बिटिया कहती है नहीं नहीं पापा आप ऐसा नहीं करेंगे, आप बिना मुझसे पूछे पुलिस को फोन नहीं करेंगे। वो कहते हैं नहीं बेटा मैं नहीं मानूंगा, मुझे फोन करना ही करना है। वो कहती है कि नहीं पापा आप ऐसा नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूंगा। तब तक उनका बेटा उदय कहता है कि नहीं पिताजी आप पुलिस को फोन करिए, इससे थोड़ी मारा जाता है, और वो भी तुम्हारी पत्नी है, इस तरीके से तुमने मारा है। और मारा 2 ही 3 हाथ था, लेकिन लग ऐसे रहा था जैसे बहुत सारा रचित ने अपनी पत्नी को मार दिया हो। राजपाल के आवेश को देखकर सुषमा हैरान हो जाती है। अब वो सोचती है कि कहीं पिताजी फोन ना कर दें और पुलिस आ जाए, फिर मामला और आगे बढ़ जाएगा। अब वो अपने पिताजी का फोन अपने हाथों में छीन लेती है और कहती है कि पिताजी मैंने आपको बहुत गलती की बुला के, मुझे नहीं बुलाना था। आप लोग आए, आप लोग यहाँ पर झगड़ा शांत कराने आए हैं या फिर जलती हुई आग में घी डालने आए हैं, हमारा जीवन बर्बाद करने आए हैं? हमारी छोटी सी झगड़ा को इतनी बड़ी झगड़ा क्यों बना रहे हैं कि पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार और यहां तक पुलिस थाना भी जान जाए कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुई है। अब राजपाल के मुंह से एक चीज निकलता है कि बिटिया सुषमा
यही सोच अगर तुम्हारे पहले आ गई होती तो तुम अपनी मां को फोन करके बताती ही ना कि तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया है। बिटिया, ये जीवन है, ये वैवाहिक जीवन है। यहां कई बार पति पत्नी को गुस्सा होकर मार देता है, कई बार पत्नी पति को कुछ कह देती है। इसमें छोटे मोटे मैटर में, छोटे मोटे मामले में मायके वालों को इत्तला ही नहीं करनी चाहिए, मायके वालों को खबर ही नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद राजपाल अपनी बिटिया को बतलाता है कि बेटा, ये पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है, इसको बहुत ही प्यार से निभाना पड़ता है। जन्मों तक जुड़ी रहने वाली कोमल सी डोर दूसरे के समझावे में आकर कब टूट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए रिश्ते तुम दोनों के हैं और रिश्ते तुम दोनों को ही चलाने हैं, तुम दोनों को ही संभालने हैं। अब दोनों पति पत्नी रचित और सुषमा एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं। रचित अपनी तरफ से माफी मांगता है और सुषमा उससे अपनी तरफ से माफी मांगती है और अपने पिता और अपने भाई से हाथ जोड़ के दोनों को विदा देती है और कहती है कि आप लोग अपने घर चले जाइए, हमें आपके सलाह की, हमें आपके परामर्श की, हमें आपके विचारों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। अब इधर उसके भाई उदय का गुस्सा बिल्कुल काफूर हो गया था, गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था। और दोस्तों, ये समाज की हकीकत भी है। तो बार ऐसे मौके आते हैं जब पति पत्नियों में आपस में नोक झोंक होती है, छोटे छोटे से मामले में मायके वालों को, पड़ोसियों को, बगल वालों को, रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है। तो जब आते हैं तो ये आपकी छोटी छोटी बारीक बातों को, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप दोनों कैसे रह रहे हैं, वो चीजें नहीं समझ पाते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी बातों से एक बड़ा निर्णय हो जाता है और एक हंसता खेलता खाता परिवार बर्बादी की कागार पर और टूटने के कागार पर पहुंच जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपसे, इस कहानी के माध्यम से आपसे मेरी बस यही छोटी सी विनती है कि दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है या ऐसी कहानी कुछ आपके साथ भी चल रही है तो कृपया उसे आपस में बैठकर, प्यार से बैठकर, एक दूसरे से बात कर सुलझा ले, इसे दूसरों तक ना पहुंचने दे। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी, कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो इसे जानने वालों तक, अपने इष्ट मित्र दोस्तों तक शेयर जरूर करें। एक बार जाते जाते और इतना कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी सामाजिक कहानियां आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। जो हमारी कहानी होती है वो आती है आपका मंगलवार के दिन, बुधवार को नहीं आती है, बृहस्पतिवार को आती है, फिर शुक्र शनि, यानी वीक में आपको 4 दिन कहानियां शाम को 7 बजे या उसके पहले भी आपको कहानी यहां पर देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आपका समय और जाया ना करते हुए अब उन लोगों के नाम, जिन लोगों का कमेंट, जिन लोगों का सपोर्ट पिछली वीडियो पर हमें मिला था, और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आपका प्यार और आशीर्वाद अगर इस कहानी पर हमें मिलता है तो हम आपका नाम अगले कहानी में जरूर शामिल करेंगे। आपसे बस इतना सा हमारा छोटा सा विनम्र अनुरोध है दोस्तों कि जब आप कमेंट करा करिए तो उसमें आपका नाम क्या है और आपको कहानी कैसी लगी, और कहानी आप किस राज्य से, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस गांव से, किस शहर से, किस कस्बे से, किस एरिया से देख रहे थे, इसको जरूर लिख दिया करिए। फिलहाल अब उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सपोर्ट हमें पिछली वीडियो में प्राप्त हुआ था, जिनका नाम है ओपी शर्मा, नाना कमता झारखंड से हैं, अवधेश उपाध्याय हैं, बद्री यादव हैं अमेठी से, डॉक्टर चंद्रहास कनौजिया हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र चौहान हैं गाजियाबाद से, सयाजी पाटिल हैं धाराशिव वैष्णो नगर महाराष्ट्र से, महिमा सागर माथा जोन सप्तारी नेपाल से, अखिलेश मिश्रा हैं, रिंकी पांडे हैं अमेठी से, सुखमिंदर मुकीम कन्नौज से, रेवताराम बाड़मेर राजस्थान से, योगेंद्र यादव बस्ती उत्तर प्रदेश से, गुड्डू हैं दानिश हैं, हेमनाथ यादव हैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से, आशुतोष चौबे मुंबई महाराष्ट्र से, ओमकार नाथ जिला महामंत्री आजमगढ़, एके यादव लखनऊ उत्तर प्रदेश से, राघव त्रिपाठी हैं, अनिमेश श्रीवास्तव इलाहाबाद से हैं, पंकज कुमार हैं गाजीपुर से, विनोद अग्रवाल हैं दिल्ली से, सतीश सिंह हैं, दलीप सिंह माचरा हैं फतेहाबाद हरियाणा से, विनय कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, विनोद कुमार सैनी हैं, कुलदीप जांगड़ा हैं भिवाड़ी हरियाणा से, राजू है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, दिव्यांश द्विवेदी जी हैं, जीतपाल यादव हैं जरीफ नगर बदायूं उत्तर प्रदेश से, रवि यादव हरदोई से, श्याम यादव कार्तिक हैं झारखंड से, ठाकुर मनीष चौहान कासगंज उत्तर प्रदेश से,
इमरान खान है लखनऊ से, तो इनका प्यारा सा सपोर्ट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। फिर आपको मिलता हूं एक नई कहानी के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।